Hello friends, today we discuss connection of cell. कनेक्शन ऑफ सेल्स जो है उसमें एक्चुअली तीन टाइप के कनेक्शन होते हैं. वन इज अ सीरीज, अदर इज पैरेलल एंड थर्ड इज अ मिक्स कनेक्शन. फर्स्ट वी डिस्कस सीरीज कनेक्शन. As shown in figure, consider two cells having EMF epsilon 1 and epsilon 2 and internal resistance R1 and R2 are connected in series in helping connection. इन दोनों का कनेक्शन देखो बेटा, ये helping connection. When negative terminal connected with positive terminal, then this type of connection is known as helping connection. तो सीरीज कनेक्शन में भी दो टाइप होते हैं, हेल्पिंग एंड अपोजिंग, जिसमें ये हेल्पिंग कनेक्शन है. एंड हियर वी कनेक्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस which is capital R along with connection of this two cell. Here current passing from the circuit is I. Electric current passing from the circuit is I, and we want to find this current I. For that we apply Kirchhoff's law on this closed path A, B, C, D, A. Apply KVL on A, B, C, D, A path. A से हम स्टार्ट कर रहे हैं, A से B पे ऐसे ही चले जाएंगे, कुछ नहीं है. B to C जाएंगे, करंट साथ में है, that means it is minus IR. C to D ऐसे ही चले जाएंगे, कुछ नहीं है. अब D to A आना है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस आया, करंट साथ में है, that means IR2. देन बैटरी का फर्स्ट टर्मिनल नेगेटिव है, सो माइनस एप्सिलॉन 2 राइट हैंड साइड में. देन अगेन रेजिस्टेंस आया, करंट साथ में है, IR1. अगेन सेल आया और उसका फर्स्ट टर्मिनल नेगेटिव है, दैट मींस उस साइड हम माइनस एप्सिलॉन 1 लिखेंगे. तो इस तरह से हमें KVL का इक्वेशन मिला. अब देख सकते हो कि इसमें से माइनस I कॉमन है, रिमेनिंग क्या होगा, R प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं, देन एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2. इसमें से आपको करंट फाइंड करना है, दैट मींस I को सब्जेक्ट बनाओगे, सो इट इज एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाय R प्लस R1 प्लस R2. इस तरह से आपको करंट मिल जाएगा. इसे हम जनरल वे से लिखें तो जनरल वे से लिख सकते हैं I इक्वल्स टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट. तो आप देख सकते हो कि हेल्पिंग कनेक्शन के केस में, हेल्पिंग कनेक्शन के केस में एप्सिलॉन इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इट इज एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2. मोर देन 2 सेल होते तो वो भी ऐड हो जाते, जैसे n सेल होते देन एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अप टू एप्सिलॉन n हो जाता. एंड R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2 एंड सो ऑन, अगर n रेजिस्टेंस होते तो. अगर यही ऑपोजिंग कनेक्शन होता, जो हमने लिया नहीं है पर ऑपोजिंग कनेक्शन होता, तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट जो है वो मोड ऑफ एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 आ जाता. आप सोच सकते हो कि अगर इसके टर्मिनल रिवर्स हो जाए, किसी एक के टर्मिनल रिवर्स हो जाए तो ऑपोजिंग कनेक्शन हो जाएगा, और वो ऑपोजिंग कनेक्शन में इसका साइन चेंज हो जाएगा. तो यहाँ हमें जो पॉजिटिव मिल रहा है वो हमें नेगेटिव मिलेगा. कहने का मीनिंग केवल इतना है कि ऑपोजिंग कनेक्शन में EMF सब्ट्रैक्ट होते हैं और हेल्पिंग कनेक्शन में EMF ऐड होते हैं. इस तरह से हम सेल का सीरीज कनेक्शन डिस्कस कर सकते हैं. वीडियो स्टॉप करके पहले इतना कॉपी कर लो,
फिर हम इसका पैरेलल कनेक्शन डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने दो पॉइंट डिनोट किए हैं ए एंड बी। इसके बीच में हम दो सेल कनेक्ट कर देते हैं जिसके ईएमएफ एप्सिलॉन 1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, एप्सिलॉन 2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। देखो पैरेलल कनेक्शन में है ना, वोल्टेज इक्वल होता है, पर यहां हमने क्या किया, डिफरेंट वोल्टेज वाले सेल को कनेक्ट किया। तो क्या वोल्टेज इक्वल रहेगा? सपोज मान लो कि ये 3 वोल्ट की बैटरी है और ये 5 वोल्ट की बैटरी है। इन दोनों को कनेक्ट किया और उसके साथ हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है, दैट इज R। अब आपका क्वेश्चन क्या है, ये R को क्या मिलेगा, 3 वोल्ट मिलेगा, 5 वोल्ट मिलेगा? क्या इन तीनों ब्रांच का वोल्टेज डिफरेंट होगा कि सेम होगा? तो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज ऑलवेज इक्वल रहता है। दैट मींस इससे क्या मिलेगा, इससे 3 and 5 का इक्विवेलेंट मिलेगा। वो 3 and 5 का इक्विवेलेंट क्या होता है, वही हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड किया जाए? तो यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से हम I1 करंट बाहर ले रहे हैं, यहां से I2 करंट बाहर ले रहे हैं, और ये I1 एंड I2 कंबाइन होके यहाँ फॉर्म हो जाएगा I, और वो I करंट जो है वो रेजिस्टेंस से फ्लो कर लेगा। अगेन ये I करंट यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ आएगा I1 करंट और यहाँ आएगा I2 करंट। दैट मीन्स आप क्लियरली ये कह सकते हो फ्रॉम KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, at point A, that I equals to I1 plus I2। क्लियरली आप यहाँ पर ये लिख सकते हो। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें KVL लगा देते हैं, एक बार ये वाले लूप में लगा देते हैं और एक बार ये वाले लूप में लगा देते हैं, देखते हैं क्या आता है। कहाँ लगा रहे हैं, एक बार अप्लाई KVL on A, B, B, F, E, A। KVL लगा रहे हैं हम A, B, B, F, E, A को। A to A कुछ नहीं है, A to B माइनस IR, B to B कुछ नहीं है, B to F कुछ नहीं है, F to E माइनस I1 R1, एंड इक्वल टू में आएगा माइनस एप्सिलॉन 1। वापस आप A पर पहुंच गए। तो यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको मिला I1 R1, इसे उस साइड भेज देते हैं और इसे इस साइड ले लेते हैं, इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस IR। दैट मीन्स I1 आपको मिल गया एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 माइनस IR अपॉन R1। ये R1 को इस साइड ले लिया है हमने। सेड इक्वेशन नंबर 1। ना इसे देख के ही दूसरी बार हमें किरचॉफ्स लॉ लगाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली I2 is epsilon 2 upon R2 minus IR upon R2। इसे देख के ही आप I2 का इक्वेशन लिख सकते हो। अगर आप लगाना चाहो तो फिर से KVL लगा सकते हो, यही रिजल्ट मिलेगा। बट I1 plus I2 that is I, that means epsilon 1 upon R1 minus IR upon R1, epsilon 2 upon R2 minus IR upon R2,
इक्वल टू आई हो जाएगा। दैट मीन्स हियर वी गेट एप्सिलॉन 1 बाय r1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाय r2 इक्वल टू आई प्लस IR बाय r1 प्लस IR बाय r2। आप जानते हो कि हमें I फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, I वाले टर्म्स को एक साइड कर देंगे। नाउ इसमें हम LCM ले लेते हैं। देन हियर वी गेट एप्सिलॉन 1 r2 एप्सिलॉन 2 r1 बाय r1 प्लस r1 इंटू r2 इक्वल टू I कॉमन है, रिमेनिंग में एलसीएम ले रहे हैं हम, r1 r2 प्लस r2 r1 अपॉन r1 r2। तो ये r1 r2 जो है वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, और I को हम सब्जेक्ट बनाए तो वो हमें मिलेगा एप्सिलॉन 1 r2 एप्सिलॉन 2 r1 अपॉन दिस ब्रैकेट दैट इज r1 प्लस r2 एंड r1 r2। देख सकते हो आप, ये इसे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। डिवाइड ईच टर्म बाय r1 प्लस r2। हर टर्म को मैं r1 प्लस r2 से डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि मुझे इक्विवेलेंट के फॉर्मूला पे जाना है। दैट मींस हियर वी गेट I इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 r2 एप्सिलॉन 2 r1 अपॉन r1 प्लस r2 अपॉन, इससे r1 प्लस r2 से डिवाइड करेंगे तो r मिल जाएगा, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। ये लास्ट वाला टर्म को r1 प्लस r2 से डिवाइड किया। अब देखो ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे ये पता है कि इसका अगर मैं R इक्विवेलेंट निकालूंगा ना, इन दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो दोनों पैरेलल कनेक्शन में है। तो मुझे क्या मिलेगा, r1 r2 बाय r1 प्लस r2 मिलेगा। और वो ऑब्टेन करने के लिए मैंने ये किया, क्योंकि मैं यहाँ पर फाइनली ये आंसर देना चाहता हूँ कि एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R प्लस R इक्विवेलेंट। तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट का इंफॉर्मेशन हमें नहीं है, वो तो हमें फाइंड करना है। पर अगर हम R इक्विवेलेंट नीचे यहाँ बनाने का ट्राई करेंगे और वो बनाने पर ऊपर जो बन जाएगा उसे हम कहेंगे एप्सिलॉन इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे अब हमें एप्सिलॉन इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट दोनों की वैल्यूज मिल रही है। वीडियो स्टॉप करके पहले इतना लिख लेंगे, फिर हम इसमें आगे और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ओके, तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके आप क्लियरली ये लिख सकते हो कि इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन एप्सिलॉन इक्विवेलेंट एज एप्सिलॉन 1 r2 एप्सिलॉन 2 r1 अपॉन r1 प्लस r2 एंड R इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज r1 r2 बाय r1 प्लस r2। इफ हियर वी कंसीडर दैट epsilon 1 and epsilon 2 are same and r1 and r2 are same, that means हमने जो दो सेल लिए हैं वो आइडेंटिकल सेल अगर होंगे तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, तो आप कैलकुलेट ओरली कर सकते हो। देखो ये हो जाएगा एप्सिलॉन r एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन r and एप्सिलॉन r 2 एप्सिलॉन r upon r and r that is 2r, so 2 एप्सिलॉन r upon 2r that is एप्सिलॉन। अब हमने जो स्टार्टिंग में बात की थी वो बात कर लेते हैं कि ये सपोज 3 वोल्ट का है और ये 4 वोल्ट का है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सपोज इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 है, तो ये एप्सिलॉन 1 है, ये एप्सिलॉन 2 है, ये R1 है और ये R2 है। अब ये सारी वैल्यूज जो है वो आप एप्सिलॉन इक्विवेलेंट में पुट कर दो।
तो आपको जो वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज इसका भी होगा, इसका भी होगा और रेजिस्टेंस का भी होगा। दैट मीन्स उतना इक्विवेलेंट वोल्टेज तीनों को मिलेगा। तो इस तरह से पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज जो है वो इक्वल रहता है, बट सेल का अगर पैरेलल कनेक्शन आप डिस्कस कर रहे हो और आपने डिफरेंट सेल कनेक्ट किए हैं, तब उसका इक्विवेलेंट इस फॉर्मूला की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हो। अब हम मिक्स कनेक्शन डिस्कस करेंगे। पहले ये कॉपी कर लीजिए। Okay, now we discuss mixed connection of cell. What do you mean by mixed connection of cell? Mixed connection of cell, that means जिसमें सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन दोनों ही हो। तो यहां पे हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर देते हैं और यहां पे हम एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट फॉर्म कर रहे हैं। कैसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट फॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। सपोज यहां पे हम इसके साथ सेल कनेक्ट कर रहे हैं, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 ऐसे n सेल्स कनेक्ट कर रहे हैं, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अप टू एप्सिलॉन n सेल को हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 अप टू Rn है। ऐसे ही यहां पर भी हमने सेम ब्रांच ऑब्टेन की है, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अप टू एप्सिलॉन n, रेजिस्टेंस R1 R2 अप टू Rn, और लास्ट में यहां पर भी हमने सेम ब्रांच ऑब्टेन की है, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अप टू एप्सिलॉन n, R1 R2 अप टू Rn। ऐसी हमने यहां पे m ब्रांच जो है वो पैरेलल में रखी, m ब्रांचेस Rn पैरेलल। अब इसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट I फाइंड करना है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? I की। I के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, पर हमें ये पता है कि एप्सिलॉन इक्विवेलेंट बाय R प्लस R इक्विवेलेंट फॉर्मूला लगता है। तो इसकी हेल्प से हमें I ऑब्टेन करना है। तो आप देख सकते हो कि इस ब्रांच का EMF कितना होगा। तो इस ब्रांच का अगर एक ही ब्रांच को देखें तो इसका EMF जो है वो हेल्पिंग कनेक्शन में सेल है, इसलिए इसका EMF हो जाएगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 अप टू एप्सिलॉन n। दैट मींस इस ब्रांच का EMF हो जाएगा सिग्मा एप्सिलॉन I। सिमिलरली इस ब्रांच का भी सिग्मा एप्सिलॉन I हो जाएगा। सारी ब्रांचेस का सिग्मा एप्सिलॉन I जितना EMF होगा। देख सकते हो आप, क्योंकि आइडेंटिकल ब्रांच है तो सबका EMF एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 अप टू एप्सिलॉन n, दैट इज सिग्मा एप्सिलॉन I, सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। दैट मींस ये सारी ब्रांचेस का एप्सिलॉन I सिग्मा एप्सिलॉन I जितना EMF है और वो पैरेलल में है, तो पूरी सर्किट का भी वही आएगा। That means epsilon equivalent की जगह आ जाएगा sigma epsilon I, where I run from 1 to n। फिर से एक बार मेरी बात सुन लीजिए कि अगर यहाँ पर हमने एप्सिलॉन कनेक्ट किया, यहाँ पर भी हमने एप्सिलॉन कनेक्ट किया, that means ये R को भी क्या मिलेगा? एप्सिलॉन ही मिलेगा। ये बात इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आइडेंटिकल सेल के लिए कर ली थी। तो यहाँ पे ऐसे ही आइडेंटिकल ब्रांच m ब्रांचेस है, तो उसका इफेक्टिव या इक्विवेलेंट EMF क्या हो जाएगा? जो एक ब्रांच का होगा वो होगा। एक ब्रांच का होगा मतलब कितना? सिग्मा एप्सिलॉन I होगा।
अब रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट मीन्स सिग्मा Ri जितना होगा इस ब्रांच का। सिमिलरली इसका भी सिग्मा Ri होगा। ऐसे सिग्मा Ri जो है वो m टाइम्स होंगे। तो ये सिग्मा Ri ऐसे m टाइम्स सिग्मा Ri पैरेलल कनेक्शन में है। और आप ये जानते हो कि दो सिग्मा Ri अगर पैरेलल कनेक्शन में है, दो सिग्मा Ri अगर पैरेलल कनेक्शन में है, तो उसका एक इफेक्टिव क्या निकलता है, सिग्मा Ri अपॉन 2। अगर ऐसा तीन कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में सिग्मा Ri, तो उसका इफेक्टिव निकलता है सिग्मा Ri बाई 3। तो वैसे यहाँ पर सिग्मा Ri जो है वो m टाइम्स और वो पैरेलल कनेक्शन में है। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आएगा r एज इट इज, और इसका इफेक्टिव आ जाएगा सिग्मा Ri अपॉन m, वेयर I रन फ्रॉम 1 to n। तो ये जो है ये इसका जनरल फॉर्मूला है, जिसमें एलसीएम लेके हम ऐसा लिख सकते हैं m सिग्मा एप्सिलॉन I रन फ्रॉम 1 to n अपॉन r प्लस सिग्मा Ri वेयर I रन फ्रॉम 1 to n। ये जो है वो मिक्स कनेक्शन का इफेक्टिव फॉर्मूला है। अब सपोज आपको ऐसा दे दिया जाए कि वी हैव एन आइडेंटिकल सेल in series and such m branches in parallel, then equivalent, then current is this। डायरेक्ट करंट निकाल लेते हैं तो उसमें इक्विवेलेंट y जाएगा। अब देख सकते हो कि मैंने इसमें जो सेल लिए वो सारे आइडेंटिकल कर दिए हैं। अगर आइडेंटिकल हो जाएंगे तो क्या होगा, तो I इक्वल्स टू हो जाएगा m, ये एप्सिलॉन n टाइम्स एप्सिलॉन हो जाएगा, दैट मींस ये हो जाएगा n एप्सिलॉन अपॉन r एज इट इज, ये हो जाएगा r, यहाँ एलसीएम लेंगे तो mr आएगा ना, m का भी तो एलसीएम यहाँ आएगा, सो mr एज इट इज, और यहाँ r प्लस r n टाइम्स हो जाएंगे, दैट मींस nr हो जाएगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो I का अगर आइडेंटिकल सेल होंगे तो वैल्यू ये मिलेगा। इस वजह से वो डिफरेंट केस कह सकते हैं। सपोज यहाँ वो ऐसा यूज कर सकते हैं, वी हैव x आइडेंटिकल सेल इन सीरीज एंड सच y ब्रांचेस, x एंड y अगर यूज करते हैं तो n को रिप्लेस कर दोगे आप x से और m को रिप्लेस कर दोगे y से। इस तरह से हम सेल का मिक्स कनेक्शन डिस्कस कर सकते हैं। ये वीडियो स्टॉप करके कॉपी कर लीजिए। एक ही टॉपिक है, जूल्स लॉ कंप्लीट करते हैं तो इस चैप्टर की थियरी खत्म हो जाएगी। पहले ये कॉपी कर लीजिए फ्रेंड्स। Okay, now we discuss electrical energy and power, that is the heating effect of electric current, otherwise Joule's law। सपोज यहाँ पर हम एक V वोल्ट का सेल ले लेते हैं और उसे एक रेजिस्टेंस कैपिटल R के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तब वो इलेक्ट्रिक करंट, सपोज हम I से डिनोट कर देते हैं, तब वो इलेक्ट्रिक करंट पास होने से रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर आएगा A पॉइंट के पास, तब उसके पास पर यूनिट कूलम V जूल जितना एनर्जी होगा। और जैसे ही वो रेजिस्टेंस में से पास हो जाएगा और B पे आएगा तब उसके पास पर यूनिट कूलम 0 एनर्जी होगी, क्योंकि उसकी एनर्जी रेजिस्टेंस खा चुका है।
हम पहले ही बात कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस वोल्टेज कंज्यूम करता है। दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस ने क्या किया, रेजिस्टेंस ने इसकी एनर्जी कंज्यूम कर ली। दैट मीन्स व्हेन 1 कूलम चार्ज passed from a resistance R, then V joule energy, electrical energy convert in हीट एनर्जी। अगर 1 कूलम चार्ज पास होगा तो V जूल जितना एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। द हीट एनर्जी रिलीज्ड इन अ कंडक्टर ऑन पासिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड जूल हीट। यहाँ पर जो करंट पास होने से हीट एनर्जी जनरेट हो रही है उसे हम कहेंगे जूल हीट। जूल हीट का डेफिनेशन अगर लिखना हो तो लिख सकते हो आप, the heat energy released in a conductor on passing of an electric current is called joule heat। तो यहां पे ये जूल हीट कितना जनरेट हो रहा है, जूल हीट यूनिट चार्ज के लिए V जूल जितना है, बट Q चार्ज होता तो यहां पे QV जितना जूल हीट जनरेट होता। यूनिट चार्ज के लिए V है तो Q चार्ज के लिए QV हो जाएगा। सो हियर W इक्वल्स टू V एज इट इज, Q की वैल्यू I इंटू D। आप जानते हो चार्ज Q इक्वल्स टू ID। नाउ V की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, here V equals to IR, so we get I square RT। अदरवाइज हम I की वैल्यू अगर पुट करेंगे that is V by R, अगर इसमें I की वैल्यू पुट करते हैं V by R, then W equals to V square upon R into T। तो ऐसे 3 इक्वेशंस हमें मिलेंगे जिसकी हेल्प से हम पावर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। पावर दैट इज एनर्जी पर टाइम, और आप देख सकते हो कि यहां पे फर्स्ट इक्वेशन से पावर मिलेगा आपको पावर एज अ V इंटू आई, अगर ये इक्वेशन यूज करोगे। देन सेकेंड इक्वेशन यूज करोगे ये वाला, देन आपको पावर मिल जाएगा I स्क्वायर R, और थर्ड इक्वेशन यूज करोगे ये वाला तो आपको पावर मिलेगा V स्क्वायर अपॉन R। अब ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन इसी में होता है कि न्यूमेरिकल आए तो सर कौन सा यूज करने का, ये या ये। बड़ा इजी है, देखो आप इससे ये कह सकते हो P प्रोपोर्शनल टू R, जबकि इससे कह सकते हो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो राइट क्या है, उसके लिए देखना है कि अगर V कांस्टेंट है तो ये वाला लगेगा, I कांस्टेंट है तो ये वाला लगेगा। या सिंपल सी बात करें, पावर ऑफ सोर्स अगर फाइंड करना हो, पावर ऑफ सोर्स दैट मींस बैटरी का पावर, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। पावर लॉस कैलकुलेट करना हो तो ये फॉर्मूला लगाओगे। और ये हेल्पिंग फॉर्मूला है, हेल्पिंग फॉर्मूला दैट मींस डेटा इनकम्प्लीट होगा तब आपको सोर्स का पावर निकालने के लिए भी ये इक्वेशन का यूज कर सकते हो, और पावर लॉस निकालने के लिए भी इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो। तो एक तो बात हो गई सोर्स, लॉस एंड हेल्पिंग की। अब दूसरी बात कर रहे हैं, अगर सीरीज कनेक्शन है तो I सेम रहता है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर पैरेलल कनेक्शन है V सेम रहता है, दैट मींस ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये फॉर्मूलाज जो है वो कंफ्यूजिंग नहीं है, और मैंने जो बातें बताई वो अगर आप लिख लोगे कहीं पर तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। दैट मींस यहाँ पे हमने पावर लॉस का जो फॉर्मूला फाइंड किया वो हमें मिला I स्क्वायर R, दैट मींस पावर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर।
इससे आपको जूल्स लॉ जो है वो लिखना है। तो जूल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसी को हम इजीली वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। क्या लिखेंगे जूल्स लॉ का स्टेटमेंट? ध्यान से सुनना बेटा। द हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, the heat produced per unit time on passing electric current through a conductor at a given temperature is directly proportional to the square of electric current सिंपल सा स्टेटमेंट है। फिर से एक बार सुन लो। द हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये स्टेटमेंट जो है उसे जूल्स लॉ कहते हैं हम। और दूसरी बात आप याद रखोगे कि यहाँ पे हम जो रिलेशन यूज करते हैं वो W=JH रिलेशन है। आपको ये पता है वैसे जूल एंड एनर्जी, जो जूल एंड कैलोरी का कन्वर्जन है वो, ये W जो है वो जूल में मेजर होता है और H दैट मींस हीट एनर्जी जो है वो कैलोरी में मेजर होती है। और ये J जो है वो जूल्स कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 4.186 है। तो W=JH अगर कहीं लिखा हुआ हो तो उसका मीनिंग कोई ज्यादा ना निकालना, वो कन्वर्जन के लिए दिया है कि जूल टू कैलोरी कन्वर्जन इसकी हेल्प से आप कर सकते हो। वैसे हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम कैलोरी टू जूल कन्वर्जन जानते हैं। तो वैसे 11th में जैसे कन्वर्जन करते थे वैसे ही कन्वर्जन करेंगे तब भी चल जाएगा, या ये फॉर्मूला का भी आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हमने थर्ड चैप्टर का थियोरी जो है वो ख़त्म कर लिया। साथ साथ में फंडामेंटल क्वेश्चंस भी बहुत सारे किए हैं और कुछ क्वेश्चंस फंडामेंटल के करने हैं। उसके बाद इसके एक्सरसाइज और इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करेंगे और कॉम्पिटिटिव पोर्शन पे जाएंगे। पर आप जानते हो कि साथ साथ में हम चैप्टर 4 भी स्टार्ट कर देंगे, यानी अब चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस चलेगी और चैप्टर 4 की थियोरी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, वीडियो स्टॉप करके इतना कॉपी कर लीजिए, जूल्स लॉ का स्टेटमेंट लिखना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।